वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 61 पर आ जाइए। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। और इसमें जो है 2-3 प्रश्न होंगे एंशिएंट हिस्ट्री के यानी प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के, और 16 से 17 प्रश्न होंगे इसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के यानी मेडाइवल हिस्ट्री के। उसमें भी मुगल प्रशासन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 61 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो पहला प्रश्न है, 2 स्टेटमेंट वाला ये सवाल है और बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। बौद्ध धर्म का वैधानिक साहित्य पाली में है जिसे त्रिपिटक कहते हैं, ठीक है। और 3 पिटकों में अभिनय पिटक, हुत्त पिटक और लभिधम्म पिटक शामिल हैं। देखिए 3 पिटकों के नाम आपको पता होने चाहिए। अभिनय नहीं है, विनय पिटक है। हुत्त नहीं है, सुत्त पिटक है। लविधम्ब नहीं है, अभिधम्ब है, ठीक है। तो एग्जैक्ट वर्ड पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होते हैं चीज़ें, एग्जाम में भी पूछा है कई बार। बौद्ध धर्म का वैधानिक साहित्य पाली में है जिसे त्रिपिटक कहते हैं, करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला गलत है। तो ए है इसका आंसर। तो बौद्ध धर्म का जो वैधानिक साहित्य है वो पाली में है जिसे त्रिपिटक कहते हैं। और 3 पिटक कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। एग्जैक्ट नेम के साथ याद रखनी चाहिए चीज़ें, यूपीएससी लेवल तक का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, गाथा सप्तशती किसकी रचना है? ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। गाथा सप्तशती रचना है हाल की, ठीक है। और पंच सिद्धांति का एक रचना है, उसके रचनाकार हैं बराह मिहिर। अष्टांग हृदयम के रचनाकार है बाघ भट्ट। तो हाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गाथा सप्तशती के। ऊपर एक नाम था महाकवि भास, ठीक है। भास ने रचना की है स्वप्न वासवदत्तम की। पंच सिद्धांति का रचना है बराह मिहिर की। और अष्टांग हृदयम रचना है बाघ भट्ट। निम्नलिखित में से विषम को पहचानना है अपने को। विषम भुवन कोश, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, दश गीतिका सूत्र। एक बड़े ही प्राचीन काल के रचनाकार हैं राजशेखर। बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है कर्पूर मंजरी उसकी, कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। काव्य मीमांसा भी राजशेखर की रचना है और भुवन कोश भी राजशेखर की रचना है। दश गीतिका सूत्र उनकी रचना नहीं है, तो विषम ए ही हो गया इसका। तो दश गीतिका सूत्र के रचनाकार कौन है? आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्टियम भी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बने इससे, ठीक है। और आर्याष्ट सत भी आर्यभट्ट की रचना है। बाकी भुवन कोश, कर्पूर मंजरी और कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा ये राजशेखर की रचनाएं हैं। और साथ में वाल्मीकि रामायण भी राजशेखर की रचना है। और विदुषाल भंजिका भी राजशेखर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो गई है। बाबर ने निम्नलिखित में से किस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? चंदेरी की, खानवा की, घाघरा की या चौसा की? देखिए बैटल ऑफ चौसा का तो हटा दीजिए। चौसा का जो युद्ध है वो हुमायूं शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, ठीक है। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो बाबर ने खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी, यानी योद्धा एवं धर्म प्रचारक गाजी का मतलब होता है। और जो खानवा का युद्ध हुआ था वो मार्च 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में। जीता कौन? बाबर जीता, ठीक है। मुख्य कारण इसका क्या था? बाबर जो है उस समय भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, ठीक है। तो इधर उधर युद्ध करता फिर रहा था। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हुमायूं को कन्नौज यानी बेलग्राम के युद्ध में परास्त कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? कौन है? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद गजनी या शेरशाह सूरी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी 1540 में
ठीक है, हुमायूं को कन्नौज यानी बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज के युद्ध में परास्त करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। शेरशाह ने किस राज्य के संदर्भ में कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था? मारवाड़, मराठवाड़, बिहार या बंगाल? क्या है इसका आंसर? मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, मारवाड़ के लिए कहा है। तो शेरशाह जो है मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अकबर ने निम्नलिखित में से किसे खान ए खाना की उपाधि प्रदान की थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किसको प्रदान की थी? बैरम खां को, अबुल फजल को, बीरबल को या जहांगीर को? बैरम खां को। तो 1556 में अकबर ने बैरम खां को अपना वकील यानी वजीर नियुक्त किया और उसे खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। ये कालानुक्रम वाले इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, हिस्ट्री में बड़े पूछे जा रहे हैं आजकल। अकबर के काल की महत्वपूर्ण घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्रम सही है? सबसे पहले क्या क्या किया अकबर ने? दास प्रथा का अंत किया या तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की? और एक और ऑप्शन है दास प्रथा का अंत किया। तो दास प्रथा का अंत ए, बी और डी में है, तो अधिकतर संभावना इसी की होनी चाहिए। ठीक है, तो सी को एलिमिनेट कर दीजिए जो कि सही भी है। तो सबसे पहले किया उसने दास प्रथा का अंत, उसके बाद उसने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की, उसके बाद जजिया कर की समाप्ति की, फिर इबादत खाने की स्थापना की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो सबसे पहले दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, उसके बाद इबादत खाने की स्थापना। अकबर का इबादत खाना क्या था, क्या होता था इसमें? तो इसमें विभिन्न धर्मों के लोग जो है आकर वाद विवाद करते थे। कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है, यूपीएससी लेवल तक पूछा है। तो सबसे पहले दास प्रथा का अंत किया अकबर ने, कब किया? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की 1563 में। ये कालानुक्रम है, इसी क्रम में बढ़ता हुआ। जजिया कर समाप्त किया उसने 1564 में और इबादत खाने की स्थापना की उसने 1575 में। और इसके अतिरिक्त अकबर ने 1576 में महजर की घोषणा की और 1582 में, बहुत पूछते हैं इसको, दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही की घोषणा की, याद रखिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। अकबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अकबर ने अपनी राजपूत नीति के अंतर्गत सबसे पहले आमेर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, आमेर से, और उसने आमेर के शासक भारमल की पुत्री हरका भाई से विवाह किया। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो साम्राज्य विस्तार के क्रम में अकबर ने पहला आक्रमण जो है 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर पर किया, और अकबर ने अपनी राजपूत नीति के अंतर्गत सबसे पहले आमेर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और आमेर के शासक भारमल की पुत्री हरका भाई से विवाह किया था उसने। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अकबर ने निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जमीन दान में दी थी जहां पर कालांतर में अमृतसर नगर बसाया गया था? क्या है इसका उत्तर? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव। 10 गुरु हुए सिखों के, 10 के 10 आपको नाम याद रखने चाहिए और कालानुक्रम याद रखिएगा, और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, ठीक है, और 9वें और 10वें, इनका तो याद होना चाहिए। गुरु नानक देव ये प्रथम थे, गुरु गोविंद सिंह ये अंतिम थे, ठीक है, गुरु अर्जुन देव 5वें थे। यहाँ उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु रामदास। ठीक है, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव 5वें। ठीक है, तो चौथे हो गए गुरु रामदास। तो अकबर ने सिख गुरु रामदास को 1577 में जो है 500 बीघा जमीन प्रदान की, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था, और यहीं पर कालांतर में अमृतसर नगर बसा और स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है कराया गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अकबर द्वारा इबादत खाने में वाद विवाद हेतु आमंत्रित विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित मुँह पर विचार कीजिए। ठीक है, इबादत खाने से ही प्रश्न है। तो अकबर का इबादत खाना क्या था? विभिन्न धर्मों के लोग जो है वो धर्माचार करते थे वहाँ पर। ठीक है,
तो जैन धर्म के बाद पारसी धर्म के बाद ईसाई। तो जैन धर्म के सामने लिखा हरिविजय सूरी और जिनचंद्र सूरी, और पारसी धर्म के सामने लिखा है दस्तूर मेहरजी राणा, और ईसाई के सामने लिखा है मोंसेरात तथा एकाबीबा। देखिए तीनों के तीनों सही सुमेलित है ये, ठीक है। तो डी होगा इसका आंसर 1 2 3। तो अकबर द्वारा इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्य निम्नलिखित हैं। जैन धर्म में देखें तो हरिविजय सूरी जिनचंद्र सूरी, पारसी धर्म में देखें तो दस्तूर मेहरजी राणा, ईसाई धर्म में देखें तो एकाबीबा और मोंसेरात, और हिंदू धर्म में देखें तो देवी तथा पुरुषोत्तम। अकबर के दरबार में ईसाइयों का जेसुइट मिशन जो है 3 बार आया। कितनी बार आया? 3 बार आया। और अकबर के दरबार में 1580 में आने वाले प्रथम जेसुइट जो कहाँ आया था? फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। उसका नेतृत्व किया था फादर एकाबीबा ने। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अकबर के सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला सामाजिक सुधार है, उसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की, शराब की बिक्री पर रोक लगा दी, लड़के तथा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा 18 वर्ष निर्धारित की, यानी लड़के के लिए 21 वर्ष, लड़की के लिए 18 वर्ष। देखिए प्राचीन काल में जो है बचपन में ही विवाह कर दिए जाते थे, छोटी सी आयु में ही, ठीक है, यानी बाल विवाह जिसको रोका गया। और ये वर्तमान परिदृश्य की घटना है, मतलब वर्तमान परिदृश्य है, लड़के के लिए 21 साल और लड़की के लिए 18 साल, जिसको बढ़ाने की सोच है लड़की के लिए न्यूनतम विवाह की आयु। तो उस समय तो बहुत कम थी, ठीक है, अकबर ने कुछ बढ़ाई, ठीक है। तो 21 18 तो हो ही नहीं सकता, ये तो वर्तमान का, तो इसको हटा दीजिए, जहाँ जहाँ 4 है वो नहीं होगा। पहला वाला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा वाला गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 2 3, केवल 1 2 3। तो अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की, शराब की बिक्री पर रोक लगाई। तो पहले दूसरे तीसरे करेक्ट हो गए। अकबर ने लड़के के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 16 वर्ष की और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की, जो उस समय इससे भी कम थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। मुगल शासकों में सबसे पहले किसने भू राजस्व व्यवस्था को संगठित करने का प्रयास किया? इनमें से उत्तर देना है मुगल शासकों के संदर्भ में। इसका उत्तर अकबर ही है। तो मुगल शासकों में अकबर ने ही सबसे पहले भू राजस्व व्यवस्था को संगठित करने का प्रयास किया। प्रारंभ में उसने शेरशाह सूरी की राजस्व व्यवस्था को अपनाया, और शेरशाह सूरी द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का प्रयोग अकबर ने भी राजस्व दरबारों के निर्धारण के लिए किया, राजस्व दरों के निर्धारण के लिए किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। मुगल काल में भूमि के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। चलिए अब चारों दिख रहा है एक साथ। तो क्या क्या है? नियमित रूप से खेती की जाने वाली भूमि देख लेते हैं। चाचर भूमि या पोलज भूमि या पड़ती भूमि या बंजर भूमि है। तो बंजर भूमि तो जिस पर कुछ ना उपजाऊ हो, ठीक है, ऐसी भूमि होती है। तो नियमित रूप से खेती की जाने वाली भूमि कौन सी हो सकती है? इसमें बंजर भूमि तो हो नहीं सकती, तो चौथे से तो मिलेगा नहीं पहला वाला, ये हो जाएगी पोलज भूमि, ठीक है। नियमित रूप से खेती की जाने वाली भूमि पोलज भूमि। ऐसी भूमि जिस पर लगभग 3 या 4 वर्षों तक खेती नहीं की जाती थी, 3 या 4 वर्षों तक खेती नहीं की जाती थी, तो ये कैसी भूमि हो गई? ये चाचर भूमि हो गई, यानी दूसरे का पहला हो गया। और निम्न कोटि की भूमि जिसे 5 वर्षों तक काश्त के प्रयोग में जो है लाया गया हो, यानी निम्न कोटि की भूमि है, ठीक है, तो बंजर भूमि हो गई। और भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने हेतु भूमि को 1-2 वर्ष के लिए परती छोड़ देना, तो ये परती छोड़ देना परती भूमि हो गई। तो ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 3 हो गया, सी का 4 हो गया, डी का 3 हो गया। तो कुछ इस तरह हुआ ये, ठीक है, ऐसे और ऐसे। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4, तो बी हो गया इसका आंसर। तो जो पोलज भूमि है, इस भूमि पर नियमित रूप से खेती की जाती थी। चाचर भूमि या छच्चर भूमि बोलते थे इसको, ऐसी भूमि जिस पर लगभग 3 या 4 वर्षों तक खेती नहीं की जाती थी। बंजर भूमि निम्न कोटि की भूमि जिसे 5 वर्षों तक काश्त के प्रयोग में लाया गया हो। और पड़ती भूमि जो है
भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने हेतु 1 या 2 वर्ष के लिए जो है उसे परती छोड़ देना, तो परती भूमि। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मुगल काल में खुम्स नामक कर समाप्त कर दिया गया। खुम्स नामक कर समाप्त कर दिया गया और इस काल में तखशीश व तहसील का संबंध भू राजस्व वसूली की पद्धति से था। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो मुगल काल में खुम्स नामक कर जो है समाप्त कर दिया गया, क्योंकि मुगल सैनिक वेतन भोगी होते थे, अतः उन्हें लूट की संपत्ति में जो है कोई हिस्सा नहीं मिलता था। अकबर के शासनकाल में यानी 1570 से 1571 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। ठीक है, और इसमें भूमि की पैमाइश एवं खेतों की मूल वास्तविक पैदावार को आंकने के आधार पर कर दरों को निर्धारित किया जाता था। और इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियां होती थी, एक को तखशीश और दूसरे को जो है तहसील कहते थे। तहसील यानी वास्तविक वसूली। और तब के नाम है, देखिए ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के आज तक चल रहे हैं। ठीक है, तहसील का हेड कौन? तहसीलदार। ठीक है, इनके ऊपर रहते हैं एसडीएम, एडीएम, फिर डीएम। नीचे काम करते हैं नायब तहसीलदार यानी पीसीएस है। ठीक है, उसके नीचे कानून गो के नीचे पटवारी। इस तरह से चलती है हायरार्की। ठीक है, राजस्व विभाग है ये वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। सूची 1 में मुगलकालीन राज्य और सूची 2 में है उद्योग। मिलान कर दीजिए इनका। आगरा तथा बनारस किसके लिए? अयोध्या खानदेश किसके लिए? अमृत किसके लिए? लाहौर तथा गुजरात किसके लिए? देखिए, आगरा तथा बनारस हो गए सूती वस्त्र निर्माण के लिए। अयोध्या एवं खानदेश हो गए कपड़ों की रंगाई के लिए। अमृतसर हो गया ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए। और चौथे का चौथा हो गया मतलब लाहौर और गुजरात हो गए रेशमी वस्त्रों के लिए। तो ए का 2 हो गया और बी का हो गया 3। एक से एलिमिनेट हो रहा है क्या? ए का 2, बी का 3, एक सी हो रहा है। डी है इसका आंसर। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इनको। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। मुगलकालीन मुद्रा व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाहरुख तथा बाबरी नामक सिक्के अकबर ने चलाए। हुमायूं ने मुहर नामक सिक्का चलाया। और मुगल काल में चांदी का रुपया और तांबे का दाम प्रचलन में थे। बताइए कौन सा सही है? क्या शाहरुख तथा बाबरी सिक्के अकबर ने चलाए और हुमायूं ने मुहर नामक सिक्का चलाया? ये पहले और दूसरे स्टेटमेंट गलत हैं, केवल तीसरा वाला सही है, तो सी है इसका आंसर। देखिए, बाबर ने काबुल में शाहरुख नामक चांदी का सिक्का तथा कंधार में बाबरी यानी चांदी नामक सिक्का चलाया, तो पहला वाला तो गलत है। दूसरा भी गलत है, क्योंकि मोहर नामक सिक्का जो है वो अकबर ने अपने शासनकाल में आरंभ किया। तीसरा वाला करेक्ट है। मुगल काल में चांदी का रुपया और तांबे का दाम प्रचलन में थे। चांदी का रुपया मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार था। ठीक है, और चांदी के रुपये का प्रचलन सबसे पहले किया था शेरशाह सूरी ने, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। जलाली नामक सिक्का किस मुगल शासक ने चलाया था? प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। किसने चलाया था जलाली? जलाली अकबर ने। तो अकबर ने जलाली नामक सिक्का चलाया था। और ये सिक्का कैसी आकृति का था? गोल नहीं था, चौकोर था, चौकोर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। मुगलकालीन सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? देखिए, स्वर्ण का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का इलाही था। और अकबर ने कुछ सिक्कों पर राम व सीता की मूर्ति अंकित करवाई। जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलाया। और शाहजहां ने दाम तथा रुपए के मध्य आना नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। बताइए कौन सा करेक्ट है? देखिए, ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं करेक्ट हैं और डी है इसका आंसर, यानी उपरोक्त सभी 1 2 3 4। इसको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से, क्योंकि सारे स्टेटमेंट सही हैं। कुछ करेक्ट तो हैं, इनकरेक्ट तो है नहीं उसमें जो करेक्ट करके बताया जाए।
क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। मुगल काल में कृषकों के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खुदकाश्त और मुजारियान और पाही काश्त। ठीक है, खुदकाश्त, पाही काश्त और मुजारियान, कौन सा सही सम्मिलित बताना है। खुदकाश्त के सामने लिखा है ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। और पाही काश्त ये किसान दूसरे गांव में जाकर कृषि कार्य करके जीविकोपार्जन करते थे। और मुजारियान हो गए ये कृषकों की ज़मीन किराए पर लेकर कृषि करते थे। ऐसे स्टेटमेंट वाले प्रश्न बड़े ही ऊटपटांग लगते हैं कि कहाँ से आ गए, और स्टेट पीसीएस में भी देखने मिलते हैं और यूपीएससी सिविल सेवा में भी देखने मिलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की किताबों से सीधे उठाकर डालते हैं एग्जामिनर। यहाँ तीनों के तीनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर, मतलब डी है इसका आंसर। तो खुदकाश्त हो गए ये किसान जो है उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के निवासी थे ये, और इनका जो है भूमि पर अस्थायी अधिकार था और इन्हें जो है मलिक ए ज़मीन कहा जाता था। इन्हें मुजारियान की बात करेंगे। मुजारियान कृषकों के पास इतनी कम भूमि होती थी कि वे उस भूमि में अपने परिवार के कुल श्रम का प्रयोग जो है नहीं कर पाते थे, इसलिए ये कृषकों की ज़मीन किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। तो दूसरा भी सम्मिलित है, तीसरा भी सम्मिलित है, क्योंकि पाही काश्त ऐसे किसान जो दूसरे गांव में जाकर कृषि कार्य कर जीविकोपार्जन करते थे, पाही काश्त किसान कहलाते थे। तो देखिए ये 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और इन सभी प्रश्नों की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, मतलब डेली यूट्यूब वीडियोस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। धन्यवाद।